दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईपीएफओ अपने सारे मेंबर्स को लाइफ लॉन्ग पेंशन देता है। और ना सिर्फ मेंबर्स को, उनके बाद उनकी पत्नी को, बच्चों को, और यदि उन्हें भी सर्विस के दौरान कुछ ऐसी डिसेबलमेंट हो जाए जिसके कारण वो सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लाइफ लॉन्ग पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए रिगार्डिंग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 10 बातें, ऐसे 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में जान लेने चाहिए। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पीएफ डिपार्टमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत कवर्ड सारे एम्प्लॉयज को पेंशन दी जाती है और ये स्कीम काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम एक वीडियो में से कवर नहीं कर पाएंगे। ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में बेसिक जानकारी पता करेंगे और ऐसे 10 सवालों के जवाब देंगे जो सभी व्यक्तियों को ईपीएस के बारे में होते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, हमारे चैनल का नाम है लेबर लॉ एडवाइजर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो नंबर 1, ईपीएस का कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीएफ स्कीम 3 स्कीम से मिलकर बनती है। पहला ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, दूसरा ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और तीसरा ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम। ये तीनों स्कीम में अलग अलग अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है। ईपीएफ स्कीम में आपकी बेसिक प्लस डीए का 15.67%, 15.67%। ईपीएस स्कीम में आपकी बेसिक वेजेस का 8.33% और ईडीएलआई में आपकी वेजेस का 0.5% कंट्रीब्यूट किया जाता है। यदि इस पूरी स्कीम के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो देखें जिसमें हमने ईपीएफ कैलकुलेशन को डिटेल में समझाया है। ईपीएफ स्कीम में आपकी बेसिक वेजेस का 8.33% हर माह कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। नंबर 2, ईपीएस की लिमिट। तो दोस्तों, एज ऑफ सितंबर 2014 ईपीएस में कंट्रीब्यूशन की मैक्सिमम लिमिट 15,000 बेसिक प्लस डीए तक ही रखी गई है। यानी आप इसमें अधिकतम 8.33% ऑफ 15,000 रुपए जमा करा सकते हो, जो अमाउंट करता है 1250 रुपए। सितंबर 2014 से पहले यह अधिकतम सीमा थी 6,500 रुपए। यानी 6,500 का 8.33% यानी 542 रुपए ही उससे पूर्व आप ईपीएस स्कीम में जमा करा सकते थे। नंबर 3, सर्विस पीरियड। तो दोस्तों, पेंशन के लिए न्यूनतम 10 साल की सर्विस होना आवश्यक है। यानी यदि आपने ईपीएस फंड में 10 साल तक कंट्रीब्यूट किया है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उससे कम कंट्रीब्यूट करने पे आप अपना ईपीएस का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। पेंशन की कैलकुलेशन के लिए अधिकतम जो सीमा रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। यानी 10 वर्षों से लेकर 35 वर्षों के बीच में यदि आपकी सर्विस रहती है तो आप ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। 35 वर्षों से ज्यादा की भी सर्विस रहती है तो अधिकतम कैलकुलेशन 35 वर्षों के आधार पर ही की जाएगी। दूसरा, पीएफ डिपार्टमेंट सारे प्रकार के कैलकुलेशन के लिए 6 महीने और उससे ज्यादा के समय को 1 वर्ष और 6 महीने से कम समय को मात्र 0 कंसीडर कर लेता है। तो ऐसे में मान लीजिए आपकी सर्विस 5 साल 6 महीने 3 दिन की है तो उसे पीएफ डिपार्टमेंट 6 साल कंसीडर करेगा, और मान लीजिए 5 साल 5 महीने 27 दिन की है तो उसको कंसीडर करेगा 5 वर्ष। इसीलिए यदि आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने या उससे ज्यादा है तो फिर आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और 9 साल 6 महीने से पहले ही यदि आप अपना पेंशन का पैसा निकालना चाहते हो तो उससे पहले आपकी अगर सर्विस लेफ्ट हो जाती है तो आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। चौथा प्रश्न, क्या ईपीएस के फंड पर इंटरेस्ट मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, ईपीएस के फंड पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इसको विड्रॉ करते हैं तो हो सकता है आपने जितना कंट्रीब्यूट किया हो उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ हो जाए। इसके लिए ऊपर भी हम एक अलग डिटेल में वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपके ईपीएस वाले फंड पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, केवल इंटरेस्ट मिल रहा है आपके प्रोविडेंट फंड वाले अमाउंट पर जो 15.67% है आपकी बेसिक सैलरी का। 5वां प्रश्न, पेंशन कब मिलेगी? तो दोस्तों, एक बार जब आपकी सर्विस 10 साल के ऊपर हो जाती है तब से ही आपको पेंशन मिलना नहीं शुरू होता है। 58 साल का हो जाने के पश्चात यदि आप जॉब में हो भी तो भी आपकी पेंशन शुरू हो जाती है और उसके पश्चात आपका पूरा अमाउंट आपके पीएफ में जमा होने लग जाता है रादर देन पेंशन अमाउंट में। लेकिन
इसमें एक अर्ली पेंशन का भी प्रावधान है। अर्ली पेंशन आप शुरू कर सकते हो 50 वर्ष के हो जाने के पश्चात भी। उसके लिए कंडीशन ये है कि आप जॉब नहीं कर रहे होने चाहिए। और यदि आप अर्ली पेंशन शुरू करते हो तो हर साल आपका जो लॉस होता है वो 4% का लॉस होता चला जाता है। यानी मान लीजिए आपकी 58 साल पर 100 रुपए पेंशन बन रही थी, तो आप 57 में अगर अपनी पेंशन शुरू करा देंगे तो आपको 96 रुपए ही पेंशन मिलेगी। आप अपनी पेंशन न्यूनतम 50 वर्ष के होने के पश्चात शुरू कर सकते हो यदि आपकी 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है तो। छठा प्रश्न, पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम सीमा कितनी है? तो दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने रिसेंटली पेंशन की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है और इसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपए है। ये एग्जैक्ट कितनी कैलकुलेशन है ये हम एक कैलकुलेशन वाले वीडियो में आपको समझाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए आपकी पेंशन जो बनेगी वो 1000 रुपए से लेकर 7500 रुपए महीने के बीच में बनेगी। लेकिन दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने एक न्यूज पढ़ी होगी, ये देखिए न्यूज हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिस मैन गॉट 1200% हाइक इन हिज पेंशन। उसकी पेंशन 2500 रुपए से 30,000 बन गई पीएफ वाली। ये कैसे है? इस केस स्टडी को भी हम कवर करना चाहते हैं। यदि आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट्स में बताइए। यदि हमारे पास कमेंट्स में इनफ लोगों का इंक्वायरी आएगी तो हम इस पूरी केस स्टडी को समझाएंगे और बताएंगे कि आप भी कैसे अपनी पेंशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं प्रोविडेंट फंड के एक स्पेशल क्लॉज को यूज करते हुए। नंबर 7, पेंशन की कैलकुलेशन। तो दोस्तों, ये डिटेल्ड में हम अलग वीडियो के माध्यम से आपको कैलकुलेशन इसकी बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने पीएफ को नवंबर 1995 के बाद ज्वाइन किया है। उनके लिए जो पेंशन की कैलकुलेशन होती है उसका फॉर्मूला ये है, एवरेज पेंशनेबल इनकम इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस डिवाइड बाय 70। इन सभी कंपोनेंट का अलग अलग कैसे कैलकुलेशन करना है इसको हम डिटेल्ड में पेंशन कैलकुलेशन वीडियो में समझाएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। नंबर 8, लीविंग द जॉब। क्या होता है आपके ईपीएस फंड का जब आप कोई जॉब छोड़ देते हैं और आपकी सर्विस 10 साल या उससे कम है? तो ऐसे में आप दो चीजें कर सकते हो। यदि आप चाहें तो अपना पैसा, ईपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। जिस तरीके से आपने ईपीएफ का पैसा निकाला है, अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाला है, वैसे ही ईपीएस का भी पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए न्यूनतम सर्विस 6 महीने की होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पीएफ डिपार्टमेंट सारी कैलकुलेशन के लिए 6 महीने को 1 साल और 6 महीने से कम को 0 ईयर कंसीडर करता है। तो यदि आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो आपको ईपीएस का पैसा नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा में आप अपना विड्रॉ कर सकते हो या फिर आप डिपार्टमेंट से एक स्कीम सर्टिफिकेट मांग सकते हो। और जब ये सारे स्कीम सर्टिफिकेट जुड़ के आपकी 10 साल से ज्यादा की सर्विस हो जाएगी तो अब आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके लिए जो आपको फॉर्म भरना होता है वो फॉर्म 10C भरना होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं मेरे दोस्तों को बता दूं, जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना पीएफ ट्रांसफर करते हो तो आपको ईपीएस वाले सेक्शन में फिर भी 0 रुपीज दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन फैच कर लेता है प्रीवियस रिकॉर्ड से, लेकिन उसको एग्जैक्ट अमाउंट की जरूरत नहीं है आपका पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए वो अमाउंट पासबुक में नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप अपनी सर्विस हिस्ट्री में देख सकते हो कि आपने किस किस कंपनी में कितना कितना काम किया है। नंबर 9, तो दोस्तों यदि आपकी सर्विस 10 साल या से कम है तो ऐसे में आप अपना पीएफ या तो विड्रॉ कर सकते हैं या उसके लिए स्कीम सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ये स्कीम सर्टिफिकेट आपको जनरली जब भी आप नई जॉब ज्वाइन करते हैं उससे पहले अपना जनरेट करके अपने पास रख लेना चाहिए यदि आप पेंशन के लिए काम कर रहे हैं। और यदि आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही सुविधा है। तो इसके लिए जो फॉर्म आपके लिए काम आएगा वो फॉर्म 10C आएगा। हम एक अलग वीडियो में ये फॉर्म 10C कैसे फिल करना है, इसमें क्या क्या बारीकियां होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ संलग्न करने हैं, वो आपको हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। और 10वां और आखिरी बिंदु, जो लोग पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं उनके लिए जो फॉर्म होता है वो फॉर्म कहलाता है फॉर्म 10D। तो दोस्तों, आप में से जो लोग पेंशन के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए भी चिंता ना करें, उनके लिए भी हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं फॉर्म 10D को लेकर। तो आप समझ रहे हैं कि पेंशन की जो ओवरऑल ये स्कीम है काफी कॉम्प्लिकेटेड है और हम लेबर लॉ एडवाइजर पर इसीलिए काम करते हैं कि आपके सारे पेंशन रिलेटेड सवालों का हम अच्छे से जवाब दे पाएं, सारे लेबर लॉ रिलेटेड सवालों का अलग से जवाब दे पाएं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जुड़े रहिए ताकि आगे जो पेंशन के हम वीडियो बनाने वाले हैं वो आपसे मिस न हो जाए। और कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यदि आप अभी 50-58 के आसपास नहीं पहुंचे हैं तो भी आपको पेंशन के बारे में जान लेना, इस पूरी स्कीम के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने फ्यूचर की उस हिसाब से प्लानिंग कर सकें।
तो दोस्तों, साइनिंग ऑफ, ऋषभ एंड मनदीप। बने रहिए लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ।